सो इन द लास्ट क्लास हमने ये सारे के सारे डाटा टाइप्स को स्टडी किया था। ये टोटल आपके ये 6 डाटा टाइप्स और एक हमने स्टडी किया था बूलियन का। तो हमने जो अपना लेक्चर लास्ट वाला हमने इसका केवल इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द कैर डाटा टाइप, और हमने है ना कैर डाटा टाइप का एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने एक कैर टाइप का डाटा टाइप ए। देखो, आप कोई भी डाटा टाइप, जब भी आप कैर डाटा टाइप लेते हैं ना, तो ऑलवेज एनक्लोज दिस पर्टिकुलर डाटा टाइप इनटू द सिंगल कोट्स। अगर आप यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप ये देखिए इट विल गिव एन एरर। एरर क्यों देगा ये? क्योंकि ये आपको उसको करेक्टर नहीं समझेगा, उसको ये क्या समझेगा, उसको ये स्ट्रिंग समझेगा। तो ये कंपल्शन है कि जब भी आप करेक्टर डाटा टाइप दें, तो एक तो आप उसको सिंगल कोट के अंदर ही दें और एक केवल सिंगल करेक्टर दें। जैसे आपने यहाँ पर 2 करेक्टर दे दिए, तो 2 करेक्टर के अंदर भी वो ये कहेगा इनवैलिड करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट मतलब जैसे AH है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये इनवैलिड है, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल और केवल सिंगल करेक्टर ही देना है। ठीक है, लेकिन करेक्टर डाटा टाइप को हमारे को बहुत ही डीप में समझना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि आपका करेक्टर डाटा टाइप जावा लैंग्वेज के अंदर इतना पावरफुल क्यों है। ठीक है, तो हम उसको एक समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में भी हम ये भी देखेंगे कि करेक्टर टाइप डाटा टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका, ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया, लेकिन इसको तरीके भी डिक्लेयर करने के 3 होते हैं। आपके पास 3 तरह की फैसिलिटी है, आप 3 तरीके से करेक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट करेक्टर टाइप डाटा टाइप को एक डेप्थ के अंदर जा करके स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम कई बार केवल यही वाला तरीका यूज़ नहीं करते, हमारे को और तरीके भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले हम स्पेशलिटी देखते हैं कि करेक्टर डाटा टाइप की स्पेशलिटी क्या होती है। स्पेशलिटी से आपका देखो मतलब क्या है। स्पेशलिटी से आपका यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे आपका, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि करेक्टर डाटा टाइप इज़ ऑफ 2 बाइट्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना इससे पुरानी लैंग्वेजेस की, इससे पुरानी लैंग्वेजेस मतलब C और C++ की, देखो मैं बार बार अपने हर लेक्चर के अंदर C और C++ का ही एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये ही 2 फेमस लैंग्वेज थी जावा के आने से पहले, और जावा इन्हीं के सिंटैक्स को फॉलो करती है, इन्हीं के सिंटैक्स को फॉलो करती है, ताकि है ना, इनके सिंटैक्स को क्यों फॉलो करती है, ताकि है ना लोगों को या प्रोग्रामर्स को जावा के अंदर माइग्रेट होने के अंदर प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम ऊप्स पढ़ेंगे आगे चल के, तो ऊप्स भी काफ़ी हद तक, ऊप्स के कॉन्सेप्ट ये किसके फॉलो करती है, C++ के। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखिए कि जो आपकी यहाँ पर डाटा टाइप है, ये कितने बाइट्स की है, ये यहाँ पर 2 बाइट्स की है ये वाली डाटा टाइप। लेकिन अगर आप लें C और C++ का एग्जाम्पल, उसके अंदर जो आपकी कैर डाटा टाइप होती थी, वो कैर डाटा टाइप केवल 1 बाइट की होती थी। अच्छा, अब देखो, अब इन्होंने यहाँ पर इसको 2 बाइट्स का क्यों बनाया। पहले हम ये समझेंगे कि 1 बाइट की वहाँ पर थी, तो हमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से एक 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट के अंदर टोटल मिलाकर के 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने है ना यहाँ पर इनकी डेसिमल वैल्यूज पुट कर दी, 1 2, इसकी डबल वैल्यू क्या हो गई 4, देन डबल ऑफ 4 8, देन 16, डबल ऑफ 16 32, डबल ऑफ 32 64, एंड द डबल ऑफ 64 इज 128। ठीक है, हम इन वाली C और C++ की डाटा टाइप्स के अंदर टोटल मिला करके 8 बिट्स हमने बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 बिट हो गई। हम इस वाली बिट को यूज़ करते ही नहीं थे, इस वाली बिट को हम यूज़ करते ही नहीं थे। हम टोटल कितने बिट्स को यूज़ करते थे, हम टोटल मिला करके केवल 7 बिट्स को हम यूज़ किया करते थे। कितने बिट्स को, हम 7 बिट्स को यूज़ किया करते थे। तो देखो 7 बिट्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ सकता है, 7 बिट्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट आ सकता है कि सारे जीरोज हो, 1 2 3 4 5 6 7, हम इसको तो यूज़ कर ही नहीं रहे, तो 7 बिट। तो ये
इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0। और सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर क्या आ सकता है, सबसे बड़ा नंबर ये आ सकता है कि सारी की सारी बिट्स आपकी क्या हो, सारी की सारी बिट्स आपकी यहाँ पर 1 हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है, 127। अगर आपने मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट वाला लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर है ना, जब हमने 2's कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट किया था तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि 7 बिट्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर 127 ही आ सकता है। वहाँ पे मैंने डिटेल में इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये भी इतनी भी डिटेल काफ़ी है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है, अगर हम यहाँ पर सारी की सारी बाइनरी 1 पुट कर दें। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि हम बाइनरी को कैसे पुट करते हैं, बाइनरी वैल्यू को हम डेसिमल वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा उस टाइम के अंदर होता क्या था कि हमारा है ना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चलता था। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये कंप्यूटर कनेक्टेड है सपोज एक प्रिंटर के साथ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंटर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया। हम इसमें भाई बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, करेक्टर आपको तभी समझ में आएगा, तभी मेरी वीडियो सीरीज़ का नाम है इन डेप्थ। हम हर चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में जा कर के स्टडी कर सकते हैं, करते हैं इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ में। तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। जो मेरे ये वीडियोज़ हैं क्लास 12th के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, 10th के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, और जो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। या आप, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, आप बीए के स्टूडेंट हैं, आपने कभी जीवन में प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो भी आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। आपको हर चीज़ बिल्कुल डेप्थ से जा कर के हम ऊपर तक, जैसे आप कोई सीड है, सीड को आप क्या करते हो, सॉइल के अंदर डाल देते हो, और धीरे धीरे उसको क्या करते हो, सीड ग्रो करना शुरू करता है, और ग्रो करके वो क्या हो जाता है, पूरा एक ट्री बन जाता है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो आपको सीड से लेकर के इस ट्री की लीफ तक ले चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जब भी कैरेक्टर टाइप की, डाटा टाइप की बात करते हैं, 2 बाइट्स का होता है, हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया इस तरह से, काम खत्म। लेकिन काम खत्म नहीं कर रहे हम, पहले इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि ये 2 बाइट्स का क्यों है। और 2 बाइट को स्टडी करने के लिए पहले हम जाते हैं सी और C++ के अंदर। ये 1 बाइट का था, तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती थी और इसके अंदर क्या डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी भी थी इसके अंदर, लेकिन डेफिशिएंसी आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका प्रिंटर है। तो एक है ना, कम्युनिकेशन के लिए एक कोड बना कि 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। देखो, आपको किसी भी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कराना है अगर, तो आपको है ना करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर आपको इसके अंदर एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी 2 डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। इसको मैं ना थोड़ा नीचे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ऐसे। तो हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो उस टाइम में, ताकि अलग अलग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने पड़े, तो एक स्टैंडर्ड बना एस्काई। ये हमारा एक स्टैंडर्ड बना, ये हमारा बना स्टैंडर्ड 1960s में, ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। या फिर आपका, देखो बेसिक एग्जांपल ले लो, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है। देखो, कीबोर्ड भी तो आपका मॉनिटर के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर आपने ए प्रेस किया तो ये ए किसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ये मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तरह से आपका कीबोर्ड और ये वाला मॉनिटर भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई प्रिंट कमांड देते हो तो आपका जो भी आपने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो आपका प्रिंटर एक पेपर के ऊपर वो प्रिंट कर देता है एज इट इज़। तो ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो डिवाइसेस के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, एक कीबोर्ड का और एक प्रिंटर का और एक कंप्यूटर का। देखो, तीनों आपस में आराम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कम्युनिकेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस टाइम में हमारा एक स्टैंडर्ड बना था एस्काई। एस्काई क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को आपस में इंटरचेंज करना है तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया। उस स्टैंडर्ड का इन्होंने नाम क्या रखा, एस्काई, कि ये हमारे स्टैंडर्ड का नाम क्या होगा, एस्काई होगा हमारे स्टैंडर्ड का नाम। ठीक है, अब एस्काई के अंदर उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, देखो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे 0 से लेकर के 9 तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, फिर आपके ये जो माइनस साइन हो गया, प्लस साइन हो गया, एस्ट्रिक साइन हो गया, डिवाइड साइन हो गया, मॉडुलो साइन हो गया, आपका ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपका ये राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, फिर आपके कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, डॉट हो गया, आपके जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, ये आपका बार का हो गया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये आपका हैश का साइन हो गया, इन सब के लिए उन्होंने क्या किया, कोड्स जनरेट कर दिए, और उन कोड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज कोड्स आर द एस्काई कोड्स। और देखिए इन्होंने ये कोड्स किस तरह से जनरेट किए, उन्होंने ये कोड्स इस तरह से जनरेट किए कि उन्होंने यहाँ पर एक है ना पूरा का पूरा टेबल हमारे को बना करके दे दिया, और ये कहा कि ये स्टैंडर्ड है, अब जो भी आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे वो इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर देखो इम्पॉर्टेंट, आप इस टेबल को समझेंगे कैसे, देखो पहले आप यहाँ पर जाओ, ये टेबल शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है। डेसिमल वैल्यू को आप देखो, ये आज की डेसिमल वैल्यू है, अभी आप केवल डेसिमल वैल्यू और करेक्टर वैल्यू, आप केवल इन दो वैल्यूज़ को देखो, ये बीच वाली वैल्यू है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे हेक्स क्या है। आप केवल डेसिमल वैल्यू देखो, आप केवल करेक्टर वैल्यू देखो, आप केवल डेसिमल वैल्यू देखो, आप केवल करेक्टर वैल्यू देखो। तो मैंने कहा कि एस्काई क्या होता है, 7 बिट्स का होता है। सबसे छोटा नंबर क्या होता है इसके अंदर, 0, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर क्या आ सकता है, 127। तो देखो ये एस्काई टेबल 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 127 तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये 7 बिट्स को यहाँ पर यूज़ करता है। ठीक है, तो हर करेक्टर की एक डेसिमल वैल्यू होती है। आप है ना इनको तो इग्नोर कर दो 0 से लेके 31 तक, क्योंकि होते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स, ये होते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स। आप इनकी बात करो, इनकी बात करो, ये होते हैं प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। प्रिंटेबल मतलब ये अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये कैरेक्टर क्या होगा, प्रिंट होगा। आप बात करो यहाँ तक केवल, ठीक है, 126 तक, मतलब 32 से हम 126 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डेसिमल वैल्यू लें 32 से 126 तक। अब यहाँ पर देखो इसको समझने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है कि अगर मैं कैपिटल ए, यहाँ पर ये कैपिटल ए है, मैं ना इस पेन के साइज़ को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पर लें ए, ये आपका ए है, तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू क्या देखिए, डेसिमल वैल्यू क्या है इसकी 65। ए की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 65। तो अब ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पर मैंने कहा ना कि इसको है ना 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के, हमने पहला तरीका तो देख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि कैपिटल ए की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए की डेसिमल वैल्यू होती है आपकी 65। तो हम यहाँ डेसिमल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। डेसिमल वैल्यू क्या होती है 65, तो हम यहाँ पर 65 लिख देंगे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 65। ठीक है, और हमने यहाँ पर कैर वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू सी, हमें आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सी को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये क्योंकि करेक्टर है, तो करेक्टर है, तो अब क्योंकि हम एस्काई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो 65 की वैल्यू इसे क्या प्रिंट करनी चाहिए, 65 की वैल्यू इसे प्रिंट करनी चाहिए यहाँ पर कैपिटल ए। तो क्या ये कैपिटल ए प्रिंट कर रहा है, पहले है ना हम इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। हमने स्क्रीन को क्लियर किया और हमने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। अब ये देखिए करेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो क्योंकि हमने एस्काई वैल्यू को यूज़ किया है 65, इसने क्या कर दिया, कैपिटल ए प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर ना अब ये सारी की सारी वैल्यूज इंक्रीमेंट होती चली जाएंगी, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो बी की क्या होगी 66, कैपिटल सी की क्या होगी 67। इस तरह से हम कहाँ तक आ गए, हम जेड तक आ गए। जेड की वैल्यू क्या होती है 90। अब देखो एक बार है ना 90 को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। हमने एक और लिया, हमने लिया यहाँ पर कैर डी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया ये 90। तो हमने यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया, इस प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करके हम यहाँ पर ले आए, इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पर कैर की स्पेलिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर हमने एन ऐड कर दिया। तो कैर वैल्यू ऑफ
हम यहाँ लगा देते हैं C और यहाँ पर लगा देते हैं कैर वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हम लगा देते हैं D इज इक्वल टू डी। यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पर इसको z प्रिंट करना चाहिए। z क्यों प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि z की एसकाई वैल्यू क्या होती है, z की एसकाई वैल्यू होती है 90। तो अब क्या ये a और 90 यहाँ पर प्रिंट करेगा, हम ये देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने कैर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a और कैर वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू z, इसने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया। फाइन। अब इसके अंदर ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, हम इसको है ना फिलहाल इस वाली लाइन को हम हटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एसकाई वैल्यूज़ को पूरा का पूरा समझना है। और समझने के साथ देखो ये दूसरा तरीका है, मैंने कहा ना कि कैर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए कितने तरीके होते हैं, केवल 3 तरीके होते हैं। हम ये दूसरा तरीका सीख रहे हैं क्या, कि अगर हम कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर दें किसी एसकाई वैल्यू से। पहले में हमने क्या कहा था, कैरेक्टर को हमने केवल कैरेक्टर से ही इनिशियलाइज किया था, जब हमने कहा था कैरेक्टर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में हमने के दे दिया है। तो पहला तरीका हो गया कि हमने कैरेक्टर को कैरेक्टर से इनिशियलाइज कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि हमने कैरेक्टर को एसकाई वैल्यू से इनिशियलाइज किया। और एसकाई वैल्यू क्या होती है, देखो ये इंटीजर वैल्यू है आपकी। 65 क्या होती है, ये 65 आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। अब हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़े थे, ऑपरेटर्स पढ़े थे, हमने उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम C को इंक्रीमेंट कर देंगे। देखो जब हम यहाँ पर C को इंक्रीमेंट करेंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 66। C की वैल्यू क्या हो जाएगी 66, ठीक है। और देखो 66 की एक्सकाई वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा ना ये इंक्रीमेंट, A के बाद क्या आएगा B के बाद C के बाद D। तो 65 या 66 से 67, तो B की क्या होती है 66 और उसके बाद क्या होती है 67। तो हम थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर दोबारा एक बार C++ करते हैं, हमने यहाँ पर C++ किया। उसके बाद हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पहले 65 थी तो हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पर कैपिटल A मिलेगा, फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू क्या होगी 66 किसकी एसकाई वैल्यू है, कैपिटल B की, तो हमें यहाँ कैपिटल B मिलना चाहिए। फिर हमने इसको एक बार और इंक्रीमेंट कर दिया तो अब ये वैल्यू हो गई 67 किसकी एसकाई वैल्यू है, 67 एसकाई वैल्यू है कैपिटल C की। तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर कैर वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू A, कैर वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू B और कैर वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू C आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर इसको देखने के लिए पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये देखिए कैर वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू A, कैर वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू B एंड कैर वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू C, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब है ना इसी प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे को भी कैपिटल लेटर्स मिल रहे हैं। अगर हम चाहें कि स्मॉल लेटर्स मिले तो हमें इस टेबल के अंदर, देखो आपको है ना, आप गूगल करो, आपको ये टेबल, आप एसकाई टेबल सर्च कर लेना, कोई भी पिक्चर्स में जा करके आप गूगल कीजिए एसकाई टेबल में आपको सारे के सारे एसकाई टेबल अवेलेबल हो जाएंगे। पूरा का पूरा एसकाई टेबल आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो स्मॉल ए की डेसिमल वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये रहा आपका स्मॉल ए, ये आपका स्मॉल ए की डेसिमल वैल्यू क्या है 97। फिर ये इंक्रीमेंट होती चली जाती है 99 और फिर ये आपका बी और लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी ये स्मॉल जेड की क्या है यहाँ पर ये 122। तो हम एक काम करते हैं, हम प्रिंट कराते हैं स्मॉल XYZ और 120 से शुरू करते हैं और फिर 120 को 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे। तो 120 को इंक्रीमेंट करेंगे फिर हो जाएगा 121, फिर 121 को इंक्रीमेंट करेंगे क्या हो जाएगा 122। तो पहले x आना चाहिए, फिर y, फिर z। तो हम उसको c को क्या कर देते हैं 120 कर देते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पर इसको किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, एसकाई वैल्यू से। एसकाई वैल्यू हमने क्या ली 120 किसकी एसकाई वैल्यू है स्मॉल जेड की। अब हम ये देखते हैं आउटपुट में हमें स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड मिलता है या नहीं मिलता। अब हम स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम ये रन करते हैं, ये देखिए हमारे को मिल गया यहाँ पर c इज इक्वल टू एक्स, c इज इक्वल टू वाई एंड c इज इक्वल टू जेड। इस तरह से हमारे को मिल गए। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल क्योंकि है ना, हम ये करेक्टर्स को प्रिंट और कर लेते हैं जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये हैश की इसका वैल्यू क्या है 35 और फिर डॉलर की क्या है 36 और परसेंटेज की क्या है 37। तो हम 35 से शुरू करते हैं तो हैश प्रिंट होगा डॉलर और मॉड्यूलो का साइन। तो 35 से हम शुरू करते हैं, तो हम ये शुरू कर देते हैं इसको 35 से। तो हमने 35 से शुरू किया तो हैश डॉलर और मॉड्यूलो ये मिलने चाहिए।
तो ये देखिए मिल गया, हैश मिल गया, डॉलर मिल गया और मॉडुलो मिल गया। तो ये दूसरा तरीका है कि हम चाहें तो उसको एस्काई वैल्यू से भी प्रिंट कर सकते हैं। हमें ना इसके अंदर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम इसको सबको डिलीट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सी को लेते हैं, करेक्टर वैल्यू सी। हम इसको क्या कर देते हैं, दोबारा से हम इसको कैपिटल ए कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 65, ठीक है। और हम यहाँ पर एक करेक्टर लेते हैं, यहाँ पर डी, डी इज इक्वल टू यहाँ पर 66 किसकी बाइनरी होगी, कैपिटल बी की, ठीक है। अब हम इस टेबल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखो मैंने ना नीचे स्पेसिफाई भी किया हुआ है। ये अगर आप यहाँ पर देखें ना ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने ये तो थ्योरी लिखी हुई है कि 32 से लेके 126 तक। हमने कहा भाई 126 तक स्टडी करेंगे हम, कहाँ से लेके 32 से, ठीक है। वो तो ठीक है आपका। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी हमने पढ़ लिया। इसको प्रोनाउंस करते हैं एस्की के नाम से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब ये देखिए ब्लैंक स्पेस इज अ डेसिमल नंबर 32। ये देखिए डेसिमल नंबर आप 32 देखिए, 32 का मतलब आप यहाँ पे देखिए 32 का मतलब क्या होती है, एक स्पेस, मतलब एक स्पेस, ठीक है ना, एक स्पेस। तो अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं और हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 32 से। हम ये कैर और इसका नाम रख देते हैं एस इज इक्वल टू 32। 32 का मतलब क्या हो गया, स्पेस। देखो स्पेस भी एक प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। हमने ऐसे किया तो ये प्रिंट मतलब एम्प्टी स्पेस तो प्रिंट हो रही है ना यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कहा कि कैर वैल्यूज़, हमने इसको कर दिया कैर वैल्यूज़। हमने कहा सी का मतलब हो गया कैपिटल ए। हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो हमने कर दिया प्लस एस क्या करेगा, स्पेस ले आएगा। और फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर डी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ आएगा कैपिटल बी। तो अब यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक स्पेस आएगा। हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए ए और बी के बीच में यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि टैब की एस्काई वैल्यू क्या होती है, 9। तो ए और बी के बीच में अगर हमें स्पेस को बढ़ाना हो तो हम इसको क्या कर देते हैं 9 का मतलब क्या होता है, टैब की आपकी कौन सी होती है, कीबोर्ड के अंदर आप देखिए ये आपकी टैब की होती है, ठीक है। इतना स्पेस आता है टैब में। ये देखिए मैं बार बार टैब की को प्रेस कर रहा हूँ। तो अब मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी के अंदर जैसे यहाँ कम स्पेस आ रहा था, अब टैब का मतलब होता है 4 बार स्पेस, वो आएगा आपका। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। हम इसको रन करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रन किया, कैर वैल्यू इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर हमने इसको रन किया तो देखिए ए और बी के अंदर देखो पहले कितना स्पेस था, अब ये हो गया 4 स्पेस के बराबर आपका स्पेस हो गया, ठीक है ना, स्पेस आपका इंक्रीज हो गया। हम इसका एक एग्जांपल और देखेंगे। एक एग्जांपल और क्या देखेंगे, जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। न्यू लाइन जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन की एस्काई वैल्यू क्या होती है, 10। तो अगर हम इसकी एस्काई वैल्यू को 10 कर दें और हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसा ही, तो ए और बी अलग अलग लाइन में आएगा, क्योंकि अब ये क्या करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर है। न्यू लाइन कैरेक्टर का क्या मतलब है, अब ये न्यू लाइन में चला जाएगा। तो ए और बी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट में अलग अलग लाइन में आने चाहिए। हमने प्रिंट किया, देखो कैर वैल्यू ऑफ ए और फिर बी क्या हो गया, अलग लाइन में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी एस्काई वैल्यू हमने क्या दी है, 10। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप कैरेक्टर को एस्काई वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ये एस्काई वैल्यूज़ का चार्ट है। अब हमने देखो ये जो डायग्राम बनाया था, अब हम इस डायग्राम को कंप्यूटर करते हैं कि ये हमने यहाँ से शुरू किया था कि जो एस्काई वैल्यूज़ हैं, ये एस्काई वैल्यूज़ क्या होती है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया था इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना हो तो आप क्या यूज़ करो, एस्काई वैल्यू। अब देखो कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू हमने देख ली क्या होती है, 65, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना आप। अब कंप्यूटर पे हमने कैपिटल ए को प्रिंट किया, इस पे कीबोर्ड पे हमने कीबोर्ड पे क्या किया, कैपिटल ए प्रिंट किया। तो इस वाले मॉनिटर के ऊपर क्या होगा, कैपिटल ए यहाँ पर आपको अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये जो कीबोर्ड है ये इस मॉनिटर को कैपिटल ए नहीं भेजता, ये कैपिटल ए की एस्काई भेजता है। ये इसको क्या भेजेगा, 65, ये इसको 65 भेजेगा। तो इसीलिए तो हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि हर डिवाइस को मालूम है कि एस्काई वैल्यू, सबके पास एस्काई वैल्यूज़ का चार्ट है। तो अगर 65 हमने यहाँ पर कीबोर्ड ने 65 भेजा और मॉनिटर को मालूम है कि एस्काई वैल्यू ये 65 है, एस्काई इसका कैरेक्टर क्या होता है, ए, तो ये कैपिटल ए प्रिंट कर देगा। अब हमने इस ए को प्रिंट कराया,
तो हमने प्रिंट कमांड भेज दी कंप्यूटर को, इसको प्रिंटर को, ये हमारा यहाँ पर प्रिंटर है। तो हमने प्रिंटर को ए नहीं भेजा कि आप ए को प्रिंट करो, हम प्रिंटर के पास क्या भेजते हैं 65 कि आप 65 को प्रिंट करो। तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, हमारे पेपर पे ए को यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। तो इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हर कोई किस में कम्युनिकेट करेगा, एस्काई वैल्यूज़ में कम्युनिकेट करेगा। और हर कोई, जैसे हमने ABC लिखा, हमने लिखा ABC, तो ABC का मतलब है वो क्या भेजेगा 65, फिर स्पेस दे करके 66, फिर स्पेस दे करके 67। तो प्रिंटर ABC, हमने प्रिंटर पर टाइप किया ABC, तो वो क्या भेज रहा है सीरीज में, एक के बाद एक, पहले 65 फिर 66 67। तो प्रिंटर पे, हमारा मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले हो गया ABC। हमने प्रिंट करना चाहा तो अब इसने क्या भेजा, इसको सीरीज में 65 66 67। तो 65 66 और 67 इस तरह से बीच में स्पेस दे करके। तो प्रिंटर ने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर ABC, क्योंकि प्रिंटर भी किसको फॉलो कर रहा है, एस्काई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, मॉनिटर भी एस्काई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, और हमारा ये कीबोर्ड भी एस्काई स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं, सपोज 2 कंप्यूटर भी हमारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं एक दूसरे को, तो वो भी इंफॉर्मेशन एस्काई फॉर्मेट के अंदर ही भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब तो ये तो हो गई बात एस्काई की। और हमने जो यहाँ पर बात की थी कि C और C++ किस में कम्युनिकेट करती थी, C और C++ आपकी एस्काई के अंदर, मतलब इसके अंदर, क्योंकि करेक्टर कितने बिट का था वहाँ पर, C और C++ के अंदर 1 बाइट का था। 1 बाइट के अंदर मतलब वो केवल 7 बिट्स ही यूज़ करा करता था, केवल 7 बिट्स ही यूज़ किया करता था। इस वाली बिट को हम यूज़ ही नहीं करते कभी। अब उसको ये मत सोचो ये नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको आप छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो कि हम इसको यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, और तो अब इसके अंदर टोटल कितने करेक्टर्स आ सकते हैं 127। तो अब ये पूरे के पूरे करेक्टर हमने दे दिए, 0 से लेकर के 127 तक टोटल इतने ही करेक्टर आ सकते हैं। कुछ प्रिंटेबल होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये करेक्टर्स क्या हो गए प्रिंटेबल, और ये आपके कंट्रोल करेक्टर्स हो गए। ठीक है, जैसे एस्केप की का ये हो गया। ठीक है, आप तो आपके कीबोर्ड के अंदर 127 की और कुछ फंक्शन कीज़ पर इतनी कीज़ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कीज़ आपके इसके अंदर प्रिंटर के अंदर हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रिंटर क्या करेगा, या तो प्रिंटेबल करेक्टर्स होंगे उसके अंदर, या फिर कंट्रोल करेक्टर्स होंगे, या फिर कुछ फंक्शन की वगैरह होगी, विंडोज़ की होगी। ठीक है ना, इस तरह की कीज़ होती हैं। तो आपके कीबोर्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ इतनी, प्लस कुछ फंक्शन की 10 एक की और होंगी, तो मतलब टोटल मिला के आपके कीबोर्ड के अंदर इससे ज़्यादा आपकी कीज़ हो ही नहीं सकती हैं। क्योंकि आप की बनाओगे किसकी, क्योंकि एस्काई करेक्टर्स ही हमारे पास इतने हैं, तो आप की काहे की बनाओगे, बना ही नहीं सकते कीज़। ठीक है, तो अब हम आते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, कि जावा के अंदर ये आप ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 बाइट्स का क्यों बनाया गया। ठीक है, और ये देखिए दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि सारे के सारे, जैसे हमने डाटा टाइप्स पढ़ा है, ये सारे के सारे डाटा टाइप्स हमने कहा था ये साइन डाटा टाइप्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, हम इनको अनसाइंड नहीं बना सकते। लेकिन केवल करेक्टर एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब क्या हो गया, ये 16 बिट्स को तो यूज़ करेगा, ये टोटल मिला के आपकी 0th है, LSB जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है, और ये हो गई आपकी 15, 0 से लेके 15 तक हो गई हैं आपकी काउंटिंग में। तो अब आपकी ये जो है ना, ये साइन बिट नहीं होगी, यहाँ पर भी डाटा आएगा 1 या 0। ठीक है, तो अब ये अनसाइंड होती है, मतलब यहाँ पर हमारे को है ना कोई भी साइन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि यहाँ पर आइदर 0 हो सकता है और 1। अगर यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर हमने कहा था ये कौन सी बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 0 है तो मतलब नंबर पॉजिटिव है, और 1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बताने की ज़रूरत नहीं है करेक्टर डाटा टाइप के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर भी डाटा रख सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, हम ये जो 2 बाइट्स होती है ना, तो जावा क्या सपोर्ट करती है, जावा सपोर्ट्स यूनिकोड, जावा सपोर्ट्स यूनिकोड। आप यहाँ पर देखिए इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू /0/u और उसके बाद ये 000, इसको याद रखो, मैसेज से मैं नीचे यूज़ करने वाला हूँ ताकि मेरे को दोबारा स्क्रॉल करके ऊपर ना आना पड़े, इसलिए है ना, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। स्लैश ऐसे सिंगल कोड के अंदर /u फिर 3 0, ये 4 0। ठीक है, इट सपोर्ट्स यूनिकोड। तो अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं, ये वाली स्लाइड हम पढ़ चुके, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं और हम शुरू करते हैं कि जावा सपोर्ट्स
यूनिकोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं एक बार, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि जावा सपोर्ट्स यूनिकोड। यहाँ पर मैं पेन की विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हाँ, जावा सपोर्ट्स यूनिकोड, ये देखो यूनिकोड। ठीक है ना, क्यों? इसीलिए क्योंकि जावा सपोर्ट करे यूनिकोड, इसीलिए उन्होंने कैरेक्टर को कितने बिट्स का बनाया है? 16 बिट्स का बनाया है। 16 बिट मतलब 2 बाइट्स का यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर बनाया। अब देखो यूनिकोड की हमारे को ज़रूरत क्या होती है, पहली बात। ठीक है ना, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि हम यूनिकोड हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं वाई यूनिकोड, मतलब हमें यूनिकोड की ज़रूरत क्या होती है। देखो, एक होती है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि मतलब दूर से ही चीज़ों को देख लेना। अभी जावा डिज़ाइन हुई थी 95 में, उनके पास दूरदृष्टि थी, तो उन्होंने पहले क्या किया, कैरेक्टर को 16 बिट का लग दिया ताकि वो यूनिकोड को सपोर्ट करे। देखो यूनिकोड का मतलब क्या है, हमने कहा कि पहले कम्युनिकेशन होता था एस्काई में। जैसे आपका कंप्यूटर है या 2 कंप्यूटर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो किस में कम्युनिकेट करेंगे? एस्काई के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया? अब आ गया इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। कोई यहाँ है, आप जानते होंगे मैश टाइप होता है, कोई कंप्यूटर यहाँ है, लाइक वेब, हम कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब है ना मकड़ी का जाला, तो मकड़ी के जाले की तरह ये सारे कंप्यूटर्स राउंड द ग्लोब, राउंड द ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। सपोज ये जर्मनी में है, कोई इटली में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब ये देखो, जर्मन लैंग्वेज तो अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और जो पोर्चुगीज़ हैं वो पोर्चुगल यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जो फ्रांस से हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने पेजेस भी फ्रेंच में बनाएंगे। जो चाइनीज़ हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ठीक है, जो जैपनीज़ हैं वो जैपनीज़ लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सब अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यूनिकोड का मतलब, सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। अब एस्काई कितने बिट का होता है हमारा? 127 सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है और 7 बिट्स का होता है। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। ठीक है, और 26 के अंदर क्या होता है? ये आपका, ये तो आपके हो गए अपर केस, ये आपके हो गए स्मॉल केस। ठीक है ना, A to Z, और ये आपका स्मॉल A to Z। अच्छा, इसके अंदर कई बार है ना बच्चे मुझसे डाउट पूछ लेते हैं, उसको और क्लियर कर दूं। आप कहोगे थोड़ा आप रिवर्स ले रहे हो। देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि कम्युनिकेशन एस्काई में होगा। अगर प्रिंटर पे हमारे को 65 प्रिंट करना है, ठीक है, तो अब सॉरी कैपिटल A प्रिंट करना है, तो वो क्या भेजेगा? 65। तो ये प्रिंटर क्या करेगा? इसको भी मालूम है एस्काई कोड क्या होते हैं। ये 65 को कन्वर्ट करेगा उसके अप्रोप्रिएट वैल्यू में और A को प्रिंट करेगा। तो आप ये मत समझो कि इंटीजर वैल्यू भेज रहा है, नहीं, इंटीजर वैल्यू नहीं भेज रहा। 6 को इंटीजर वैल्यू नहीं है। देखो, एस्काई इनके भी होते हैं। आप यहाँ पर देखो, सर्च करो, यहाँ पर ये रहा, आप यहाँ से, मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखो, एस्काई वैल्यू ऑफ 0 इज़ 30। तो अगर मेरे को प्रिंटर पे 10 प्रिंट करना है, तो 10 प्रिंट करना है, तो 0 की एस्काई क्या होती है? 48। तो मैं एक तो 48 भेजूँगा, और सॉरी 0 की होती है 48, और 1 की कितनी होती है? 1 की होती है आपकी 49। तो मैं 49 भेजूँगा, उसके बाद में 48 भेजूँगा, तब ये प्रिंटर आपका क्या प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा। तो इनके लिए भी मैं आपको क्या भेजूँगा? एस्काई वैल्यू ही भेजूँगा, तब वो यहाँ पर 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, मेरे को लगा कि ये चीज़ मिस हो गई है, तो मैंने इसको दोबारा से करा। अब मैंने दोबारा यहीं पर आते हैं। तो अब क्या है कि इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 हमारे स्मॉल केस हो गए, और हमारे 0 से 9 ये नंबर हो गए। फिर आपके स्पेशल कैरेक्टर हो गए, डॉट हो गया, ये राउंड ब्रैकेट हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, मतलब टोटल मिला करके 127 कैरेक्टर से ज़्यादा बैठते ही नहीं है। लेकिन अब आप बात करें चाइनीज़ लैंग्वेज की, या फिर आप बात करें रशियन लैंग्वेज की, क्योंकि अब तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब से सब जुड़े हुए हैं, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। आप देखो, आप कोई पेज वेब पेज डाउनलोड करो, आप उसको ट्रांसलेट कर लो, रशियन में, चाइनीज़ में, किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर ट्रैवल करेगा, जो यहाँ पर डाटा ट्रैवल करेगा ना, वो एस्काई में अब कर ही नहीं सकता। एस्काई में कैसे, क्यों कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब रशियन लैंग्वेज के अंदर करीब 50,000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं।
ठीक है, चाइनीज़ में भी करीब 25,000 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जिसके अंदर इससे ज़्यादा तो कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो एस्काई तो हम उसको, एस्काई के अंदर तो हम उसको डाल ही नहीं सकते। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को नया स्टैंडर्ड डिज़ाइन करना पड़ेगा। नया स्टैंडर्ड हम इसके अंदर तो डिज़ाइन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये होता है केवल 8 बिट्स का। 8 बिट्स के अंदर आप क्या हो सकता है, 127 सबसे ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने करेक्टर को 2 बाइट्स का बनाया। करेक्टर को हमने 2 बाइट्स का बनाया। तो इससे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, हम अब कितने करेक्टर टोटल, हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी 65,530। ये 5 होना चाहिए, ये 6 गलत है, 35,535 जीरो है। मतलब इतने करेक्टर्स को ये अकोमोडेट कर सकती है। अब इतने करेक्टर्स को अकोमोडेट कर सकती है तो मतलब ये सारी की सारी लैंग्वेजेज, सारी की सारी लैंग्वेजेज मतलब चाहे वो चाइनीज़ हो, रशियन हो, जैपनीज़ हो, पोर्चुगीज़ हो, ठीक है, फ्रेंच हो, आपकी जैपनीज़ हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के अंदर इससे ज़्यादा 65,500 से ज़्यादा तो कैरेक्टर्स हो ही नहीं सकते। तो आप सारी की सारी लैंग्वेजेज इसके अंदर, आपकी किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसके अंदर डाटा इनपुट करा सकते हो। जैसे जावा के अंदर आपने सिंपल फॉर्म बनाया, यूज़र नेम और ये पासवर्ड, ठीक है। अब क्योंकि जावा सपोर्ट करती है यूनिकोड, तो करेक्टर आपने जो भी यहाँ टाइप किया वो कितने बिट में सेव होगा, 16 बिट्स के अंदर सेव होगा। तो अब यहाँ पर प्रोग्राम तो आप जावा लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखोगे, लेकिन आप इनपुट डाटा चाइनीज़ में कर दो, चाइनीज़ में भी अकोमोडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 बिट है। चाइनीज़ के अंदर कितने होते हैं, सपोज 35,000 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसमें क्यों नहीं आएंगे, 16 बिट में आराम से आ जाएंगे। तो अब के टाइम में जो हमारा डेटा इंटरनेट पे ट्रैवल करता है, वो हमारा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड। इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड ही हमारा डेटा ट्रैवल करता है। यूनिकोड मतलब 16 बिट करेक्टर। क्योंकि अब हमने यूनिफॉर्मिटी ला दी कि किसी भी लैंग्वेज का डाटा हो वो इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। तभी तो 2 कंट्रीज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, नहीं तो 2 कंट्रीज़ आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती है। अगर हम स्काई कोड को यहाँ पर फॉलो करते तो 2 कंट्रीज़ आपस में कम्युनिकेट तभी कर पा रही हैं क्योंकि हमारा करेक्टर यहाँ पर कितने का है, हमारा करेक्टर यहाँ पर 16 बिट्स का है, इसलिए यूनिकोड। तो जावा सपोर्ट्स यूनिकोड। अब देखो यूनिकोड को हम जावा के अंदर लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये देखो आपका 16 बिट्स का होता है, यूनिकोड 16 बिट्स का होता है। तो अब है ना यूनिकोड को जैसे हमने लिखा कैर सी इज इक्वल टू, हम सिंगल कोट्स के अंदर पहले तो स्लैश लिखेंगे यू और फिर है ना कोई भी 4 डिजिट लिखेंगे, डेसिमल डिजिट। जैसे हमने लिखा 0001 इस तरह से, ठीक है ना, मतलब 4। ये क्या होते हैं, ये हमारी हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती है। 4 आपको डेसिमल नंबर लिखने हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये किस में होते हैं, ये हेक्साडेसिमल में होते हैं। ये होते हैं आपके हेक्साडेसिमल में। अब ये देखो एक बार मैं हेक्साडेसिमल का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो अगर आपको ये बाइनरी वगैरह समझ में नहीं आ रही, आप दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आप इसको सुन लीजिए केवल, और चाहे तो गूगल पे थोड़ा देख लीजिए, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सही में प्रोग्रामर बनना चाहते हैं ना, तो इन चीज़ों को आपको डीप में स्टडी करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बाकी जावा में तो ये सी का करेक्टर हो गया, ये ऐसे होता है, पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको है ना पढ़नी ही पड़ेंगी। तो हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल बेसिकली 4 बिट का कोड होता है। हेक्साडेसिमल 4 बिट का कोड होता है। जैसे हम डेसिमल लिखते हैं 0 to 9, तो 0 to 9 के अंदर कितने करेक्टर्स होते हैं, 0 to 9 के अंदर 9 करेक्टर, टोटल 10 करेक्टर्स हो गए 0 to 9। तो हमने नंबर लिखा 65 कोई, ठीक है ना, या हमने नंबर लिखा 2000, क्योंकि टोटल हमारी डेसिमल में टोटल हमारे कितने करेक्टर्स हो सकते हैं, 10 करेक्टर्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं इसका बेस क्या आ गया 10। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, 4 बिट का, इसके अंदर कितने करेक्टर हो सकते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सुनते रहो बस। 9, उसके बाद कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल बी, उसके बाद कैपिटल सी, उसके बाद कैपिटल डी, और उसके बाद कैपिटल ई, और उसके बाद कैपिटल एफ। इतने करेक्टर्स होते हैं आपके हेक्साडेसिमल के अंदर। कितने हो गए टोटल मिला के, 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कितने करेक्टर्स होते हैं, 16। अब ये देखो 16 करेक्टर्स को सेव कराने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होती है, 4 बिट्स चाहिए होती है।
क्योंकि आपका सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर ये सारे के सारे 1 हो, ठीक है, सारे के सारे 1 है तो ये नंबर क्या हो गया 15, ठीक है। और अगर ये सारे के सारे नंबर 0 हो तो क्या नंबर हो गया ये 0। तो 0 to 15 मतलब कितने करेक्टर्स हो गए, टोटल आपके 16 करेक्टर आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपका हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है, आपका हेक्साडेसिमल होता है आपका 4 बिट का। तो देखो 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0, ये 0 की बाइनरी होती है। और देखो बाइनरी लिखने का भी मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। पहले मैं ना थोड़ी सी यहाँ पर ये बना देता हूँ, आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा ना बाइनरी निकालना, लेकिन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ये, तो आप सुनते रहिए इसको आराम से, तभी आपको यूनिकोड समझ में आएगा। देखो आजकल की डेट में सारा इंटरनेट किस पे काम कर रहा है, यूनिकोड पे काम कर रहा है, ठीक है। आप कोई भी इंटरनेट प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, सब यूनिकोड पे काम करती हैं, तो यूनिकोड का आपको समझना ही पड़ेगा। तो देखो 4 बिट की बाइनरी है तो 1 की बाइनरी लिखने के लिए आप क्या सिंपल करो 0 1 0 1। देखो बाइनरी लिखने का भी आसान तरीका 0 1 0 1 0 1, ये 16 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बस, 9 10 11 12 13 14 15 16, ये थोड़ा ये एफ की बाइनरी हो गई। अब देखो यहाँ पर अब आप क्या करो, 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो। ये देखो शॉर्ट टेक्निक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये 1 लिखो, ये 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार पहले ऑल्टरनेट लिखा, अब आप 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखो, 1 2 3 4, 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4, 4 बार आप 1 लिखो, 1 2 3 4, 1 2 कहीं गड़बड़ कर दी होगी हमने, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4, हाँ यहाँ पर देखो ये 5 हो गए, ये यहाँ पर 5 हो गए। तो यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ इतना, ताकि आप इसको चाहो तो नोट कर सको। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 ही हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, फिर आपके 4 बार 0 हो गए और आपके 4 बार 1 हो गए, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट बिट के लिए 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी बाइनरी होगी। अगर मैं कहूँ कि एफ़ की बाइनरी क्या होती है, एफ़ की बाइनरी होती है सारे के सारे 1, तो वो एफ़ की बाइनरी है। 6 की बाइनरी क्या होती है, 6 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है, 6 की हेक्साडेसिमल वैल्यू ये होती है। 9 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है, 9 की हेक्साडेसिमल वैल्यू ये होती है, मतलब उसकी बाइनरी। ए की बाइनरी क्या होती है, ए की बाइनरी ये होती है। तो हेक्साडेसिमल नंबर हमने सीख लिया। देखो हेक्साडेसिमल की हमें ज़रूरत क्या होती है, देखो हेक्साडेसिमल की हमें ज़रूरत ये होती है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि यहाँ पर इसी के अंदर ऊपर है वो, हाँ एस्काई पे जाओ आप दोबारा, एस्काई पे ये देखो। अब आप, मैंने कहा था ना इस वाले कॉलम को इग्नोर कर दो, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा है सबकी। जो काम होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है जब इंटरनेट पे आपका डाटा ट्रैवल करता है। आप यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर स्मॉल जेड की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 7A। अब ये ए कितने बिट में है, 4 बिट में, क्योंकि हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है, 4 बिट का। 7 क्या हो गया, 4 बिट का, ठीक है। क्योंकि एस्काई है तो उन्होंने केवल 8 बिट यूज़ किए हैं। तो आगे आप ये मान लो कि 0 और 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 007A, तो मतलब वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Z, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। तो मैं 007A लिखूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Z। तो एक बार मैं ना इस स्मॉल z को प्रिंट करा के देख देखता हूँ, 007 है, ये आपका हेक्साडेसिमल हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए। तो अब ये तीसरा तरीका हो गया कैरेक्टर को इनिशियलाइज कराने का। हम 2 तरीके तो पढ़ चुके, अब हमने तीसरा तरीका पढ़ लेते हैं। सिंगल कोट में लिखा और ये है, तो इसकी बाइनरी हमने क्या पढ़ी, ये क्या होती है 7 और कैपिटल A, आगे 0 हम लगाएंगे, तो 0 और हमने यहाँ 7 लगाया और यहाँ कैपिटल A लगा दिया। अब ये देखो ये किसकी बाइनरी होती है, ये बाइनरी होती है स्मॉल z की। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया कि यहाँ पर C वैल्यू को आप प्रिंट करो। यहाँ पर ये एरर क्यों आ रही है, सिंटेक्स एरर, अच्छा हमने यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ रही है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल z प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद एक बार हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया।
स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया और हमने इस प्रोग्राम को रन किया। एक्सपेक्ट करेंगे स्मॉल जेड आए, ये देखो स्मॉल जेड आ गया। अब हमने क्योंकि इसको इनिशियलाइज किया यूनिकोड में, तो यूनिकोड में ध्यान रखना है कि पहले बैकवर्ड या आपका बैकवर्ड स्लैश और यू आना चाहिए। अभी देखो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं? देखो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी मतलब प्रोग्रामर्स की सिंप्लिसिटी के लिए। प्रोग्रामर्स की सिंप्लिसिटी के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ क्यों करते हैं। अब ये मेरे को सपोज स्मॉल जेड है, स्मॉल जेड का यूनिकोड कैरेक्टर हमने पढ़ा क्या होता है, U007A, हमने ये मेंशन कर दिया कि ये होता है यूनिकोड कैरेक्टर। अब ये एक हेक्साडेसिमल है, ये दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर है, ये तीसरा हेक्साडेसिमल नंबर है, ये चौथा हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हम यहाँ आते हैं तो 0 की बाइनरी क्या होगी, 4 0। तो अब इसकी हम बाइनरी निकालेंगे तो पहले 4 0 हम लिखेंगे, फिर इसकी बाइनरी लगा लेंगे तो फिर हमें 4 0 लिखेंगे। अब 7 की बाइनरी क्या होती है, 0 और 3 बार फिर 1, तो 0 और ये 3 बार 1, ये 7 की बाइनरी हो गई। और कैपिटल ए की बाइनरी क्या होती है, कैपिटल ए की बाइनरी होती है 1011, तो हमने लिखा 1011। तो ये आपकी पूरी बाइनरी हो गई, कितने बिट्स की हो गई, ये आपकी 16 बिट्स की हो गई। तो अब हमें क्योंकि इतनी लंबी बाइनरी लिख करके चीज़ों को इनिशलाइज ना करना पड़े, इसलिए हमने क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम निकाल दिया कि आप क्या करो, आप इतनी लंबी बाइनरी 0101 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल हेक्साडेसिमल नंबर ही में ही रिप्रेजेंट कर दो उसको, हेक्साडेसिमल नंबर में ही सिंपल उसको रिप्रेजेंट आप कर दो। तो जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल में क्या किया था, हमने प्रिंट कराया था ए, उसके बाद हमने टैब की प्रिंट कराई थी और फिर हमने कराया था बी। अब हमें ना उसको यूनिकोड में करके देखते हैं। तो यूनिकोड के लिए हमें कैरेक्टर सेट देखना पड़ेगा। ये कैरेक्टर सेट आप इंटरनेट पे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब कैपिटल ए पे आते हैं हम। कैपिटल ए आपका यहाँ है। कैपिटल ए का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, 41, मतलब आगे 00 आपको लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, 00 और यहाँ पर 41 लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल ए। फिर हमने डी लिया, यहाँ पर डी इज इक्वल टू, पहले हम ये तो लगा ही देते हैं, ये क्या मतलब बैकस्लैश और यू। अब हम देखते हैं कैपिटल बी का। कैपिटल बी का होता है 42, तो आपको आगे 00 लगाना है। हमने क्या 00 42, ठीक है। ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज करने का। फिर हमने यहाँ पर ई लगा दिया, ई इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश और 0 तो लगा ही देते हैं। अब हमें लगाना है यहाँ पर टैब। टैब की हमें बाइनरी देखनी है। टैब की डेसिमल वैल्यू कितनी थी, यहाँ से थोड़ी हमें आराम मिल जाएगा रेफरेंस लेने में, 9 थी। तो टैब की हमारी डेसिमल वैल्यू थी 9 और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी क्या है 9। तो हम मतलब 3 बार 0 लगा दें और फिर 9 लिखते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता। यहाँ पर हमें यू लगाना है, तो हमने 3 बार 0 लगाया और एक बार हमने 9 लगा दिया। फिर हमने कहा कैर वैल्यू, कैर वैल्यू के बाद सी प्लस, अब बीच में टैब आएगा तो ई और प्लस लास्ट में क्या आएगा, कैपिटल बी, तो हमने यहाँ लगा दिया डी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका आउटपुट कि कैपिटल ए आए, फिर आपका स्पेस आए, यहाँ सेमीकोलन लगा दें, टैब आए, उसके बाद आपका कैपिटल बी आए। तो हम ये देखते हैं कि हमारा आउटपुट ये आता है या नहीं आता। हमने इसको एंटर किया, ये देखो हमारा सेम आउटपुट आ गया, कैपिटल ए, फिर आपका टैब आ गया, फिर आपका बी आ गया। तो हमने कैरेक्टर को कैसे इनिशियलाइज़ किया, हमने कैरेक्टर को इनिशियलाइज़ किया इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड। तो हमने अब आज की क्लास में कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज़ करने के 3 तरीके सीख लिए। 3 तरीके हमने कौन कौन से सीख लिए, 3 तरीके हमने ये सीखे कि आप कैरेक्टर को चाहो तो इनिशियलाइज़ कर दो। कैसे, पहला तरीका कि आप कैरेक्टर को सी इज इक्वल टू इनिशियलाइज़ कर दो सिंगल कोट के अंदर। ये दूसरा तरीका कि आप कैरेक्टर को इनिशियलाइज़ कर दो कैसे, कोई भी एस्काई वैल्यू देकर। तीसरा तरीका, आप कैरेक्टर को इनिशियलाइज़ कर दो किसी भी यूनिकोड से, ऐसे यू फिर 0 हमने कहा सपोज 4A, सपोज ये है आपका यूनिकोड। आप तो ये आपका पहला तरीका, ये आपका दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका कैरेक्टर को इनिशियलाइज़ करने के लिए। और हमने यूनिकोड के बारे में आपको हेक्साडेसिमल सिखा दिया, सब सिखा दिया। उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अच्छा, तो अब हमारे जितने भी डाटा टाइप्स थे, अब हमने देखो सारे डाटा टाइप्स को, ये डाटा टाइप्स का मेरा 4th लेक्चर है। ये डाटा टाइप्स मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है और आप इसी तरह से पढ़ना, ठीक है। ये मैंने आपको 8 के 8 डाटा टाइप आपके कंप्लीट कर दिए।
ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि करेक्टर में मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, अभी तक देखो वीडियो को 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब इतना टाइम इसमें लग गया। एक देखो छोटा सा टॉपिक जो मैंने बीच में जानबूझ के स्किप किया था, कि देखो बेसिकली है ना, जब हम कोई भी बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर है ना, ये हमने क्या वेरिएबल्स के वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिकली हमने बनाया इंट a इज इक्वल टू 10। तो आपका a क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल होता है। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन आप लिख लेना। वेरिएबल्स आर, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। देखो बेसिकली होता क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर आपका पूरा हार्ड डिस्क होती है ना, या आपकी रैम होती है, बेसिकली वेरिएबल्स तो रैम में सेव होते हैं। सपोज आजकल तो आपकी 16 GB या 32 GB रैम बहुत ही कॉमन हो गई, तो उसके जो एड्रेसेस होते हैं ना, उसके एड्रेसेस भी सारे हेक्साडेसिमल में होते हैं। अब ये समझिए, आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आजकल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट्स के होते हैं, 64 बिट्स के होते हैं। तो 64 बिट को हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 64 बिट के होते हैं आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब है कि जो मेमोरी, जो आपकी बिट्स है, ये बिट है आपकी, ये आपकी एक बिट है, तो हर बिट का एड्रेस एक हेक्साडेसिमल नंबर में होगा। अब क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है, तो अब 64 बिट के लिए हमारे को कितने हेक्साडेसिमल चाहिए, मतलब 4 के लिए हमारे को 4 1 जा 4 और 4 24, अरे यार 6 जा 24, तो हमारे को 16 हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए। 16 मतलब A1 2, सपोज एड्रेस लिख रहा हूँ मैं किसी सेल का, A1 2 4 7 FB, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ऊपर चले जाते हैं 13, सपोज फिर है C 14, फिर क्या है 15, फिर क्या है आपका 16। ये आपका 16 हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिखे। कितने हेक्साडेसिमल लिखे, 16। क्यों लिखे, क्योंकि मैंने इसको 64 बिट्स में लिखना था। तो मैंने कहा था ना, बाइनरी को सिंपल बनाने के लिए हम हेक्साडेसिमल कोड्स का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है आपका, तो आपको 64 बिट का ही एड्रेस होगा हर मेमोरी सेल का। आपने एक 10 सेव कराया यहाँ पर, तो 10 कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर तो सेव होगा, इसका कुछ तो एड्रेस होगा, तो एड्रेस इसका कितना होगा, इतना लंबा एड्रेस होगा। आपको 16 बार हेक्साडेसिमल नंबर लिखना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ ये करने लगोगे, तो प्रोग्राम कैसे बनाओगे, तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, हमारी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती है, जब हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होती है कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो होता क्या है, क्योंकि इंटीजर कितने बिट्स का होता है, यहाँ पर इंटीजर होता है 32 बिट्स का, मतलब 4 बाइट्स का। तो 4 बाइट्स की हमारा इंटरप्रेटर एक मेमोरी एलोकेट करता है, उसका कोई ना कोई हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा ज़रूर, लेकिन हमें इतना लंबा हेक्साडेसिमल एड्रेस ना यूज़ करना पड़े, तो इस मेमोरी लोकेशन का वो नाम रख देता है ए, कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है यहाँ पर ए, ताकि अगर हम कभी ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, वो देखेगा भाई ऐसी कौन सी मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम ए है ये, और यहाँ पर क्या नंबर पड़ा हुआ है 10, वो 10 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो देखो ऊपर मैंने लिखा है वेरिएबल्स, ऊपर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मतलब ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसको हमने नाम दे दिया, हमने इस मेमोरी लोकेशन को क्या नाम दे दिया, ए। ठीक है, तो ये आपके होते हैं वेरिएबल्स। हम इसीलिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि हम मेमोरी लोकेशन को नाम दे देते हैं। अच्छा, जब हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको आप और कवर कर लीजिए। अब वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ, वेरिएबल नेम के अंदर कैपिटल ए भी कैपिटल जेड भी आ सकता है, स्मॉल ए स्मॉल जेड भी, 0 से 9 तक आप कुछ भी लिख सकते हो, और 2 स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हो आप, या तो अंडरस्कोर या फिर ये $। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं भी क्या करता हूँ, एक सिंपल मैं इंटीजर टाइप का ही ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है मेरे को, इंट वैल्यू, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ आई कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, अब देखो
इंट आई, पहला रूल कि उसके अंदर कोई भी स्मॉल केस कैरेक्टर हो सकता है, तो आई क्या आपका स्मॉल केस, इसके अंदर कोई भी आप कैपिटल केस कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, मैंने कैरेक्टर स्पेस यूज़ कर लिया, ठीक है। आप इसके अंदर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर नंबर यूज़ कर सकते हो, मैंने नंबर यूज़ कर लिया, ये आपके वेरिएबल का नाम हो गया। लेकिन पहला रूल, कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आप नंबर से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये एरर आ गई। नंबर बाद में आ सकते हैं, नंबर बाद में आ सकते हैं, नंबर पहला नहीं आ सकता। तो ये आपका पहला रूल हो गया। और आपके स्मॉल केस और कैपिटल दोनों आ सकते हैं, स्मॉल केस और कैपिटल आपके दोनों आ सकते हैं। स्पेशल साइन आपका कौन सा आ सकता है, डॉलर, या फिर आपका आ सकता है अंडरस्कोर। देखो ये भी एक वेरिएबल का नाम है। आप एट द रेट लगाओगे, हमने एट द रेट लगाया, एरर आ गई, क्योंकि आप इसके अंदर एट द रेट यूज़ ही नहीं कर सकते। आप क्या यूज़ कर सकते हो, केवल डॉलर और अंडरस्कोर। और वेरिएबल के नाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आता। सपोज़ मैंने ये नाम वेरिएबल बनाया माई नेम, इसके अंदर मैंने क्या किया, स्पेस डाल दिया, स्पेस नहीं आता। अगर आपको ऐसा लिखना ही है तो इन दोनों को आप अंडरस्कोर से कनेक्ट कर दीजिए, तब वो सही है। कभी स्पेस नहीं आ सकता इसके अंदर। तो ये देखो ये लिखा है पहले पॉइंट के अंदर, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ A to Z आ सकता है, स्मॉल A to Z 0 से 9 तक, या फिर केवल 2 स्पेशल करेक्टर आ सकते हैं। पहला करेक्टर कभी डिजिट नहीं हो सकता, ब्लैंक स्पेस उसके अंदर नहीं आ सकता, जावा के कीवर्ड भी नहीं आ सकते। जावा के कीवर्ड, अब देखो जैसे आपने कीवर्ड पढ़ा, जैसे आपका फ्लोट आपका डाटा टाइप है, तो आप इस वेरिएबल का नाम रख दीजिए फ्लोट, ठीक है। ये डाटा टाइप है, डाटा का मतलब कीवर्ड है ये जावा का, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। आप फ्लोट 1 लगा दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव को भी हम समझ लेते हैं कि ये हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब हम केस सेंसिटिव को देख लेते हैं। देखो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब आपका ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँ कैरेक्टर A इज इक्वल टू 10 और फिर मैंने किया कैरेक्टर कैपिटल A इज इक्वल टू 20, केस सेंसिटिव मतलब ये नाम अलग है और ये नाम अलग है, क्योंकि दोनों की एसकाई अलग अलग है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नाम है, ये एक ही नाम नहीं है, ठीक है। इस वीडियो की लेंथ आज बहुत लंबी हो गई है, तो आज हम मेरे ख्याल में यहीं रुकते हैं। अब अगली क्लास के अंदर है ना, हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स और इफ़ स्टेटमेंट पे ऊपर हम आएंगे। आप ये वेरिएबल्स अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। यूनिकोड आप इंटरनेट पर भी देखना, एस्काई कैरेक्टर का चार्ट आप इंटरनेट के ऊपर देखना। ये जो आपका एस्काई कैरेक्टर का चार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये ठीक है, ये आप ये सारी चीज़ों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसके अंदर पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। अब क्योंकि आप मेरी सीरीज़ को अगर फॉलो करना चाहते हैं, मैं कभी भी औसतन 2 दिन में, हर दिन में, एक दिन में 2 वीडियोज़ भी पोस्ट कर देता हूँ, तो आप चैनल को क्या कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियोज़ को पोस्ट करूँगा, तो जब भी मैं वीडियोज़ को पोस्ट करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, हैव अ गुड डे।